नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे अपने पेपर 1 से जुड़े हुए कुछ मिक्स एमसीक्यूज को, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज भी शामिल होंगे। तो आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आज का सेशन शुरू कर सकें। और लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज का ये सेशन शुरू किया जाए। आज का सेशन पीवाईक्यूज का सेशन रहने वाला है। ये जो सेशन रहेगा ये 2 पार्ट में आएगा, यानी कि इसी पार्ट को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो आप सभी ने क्या करना है, सिंपल सा जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और जो अगर आपके आंसर गलत रहते हैं तो आपको सही उत्तर को अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन आपकी बैक टू बैक रिवीजन सीरीज चलेगी, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इन रिवीजन सेशन के माध्यम से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। आप सभी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरह से ये सुपर फास्ट रिवीजन का सेशन रहेगा। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कहता है, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अभी थोड़े समय पहले ही आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम क्या है, ठीक है। हायर एजुकेशन की जब थ्योरी क्लास चल रही थी तो आपने एक प्रश्न ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम को, इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा था। उसी से एक संबंधित प्रश्न यहां पर है, पूछा गया है, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या प्राच्य अधिगम कार्यक्रम कार्य और अनुभव के माध्यम से शिक्षार्थी इसमें सीखते हैं। ये जितना अनुभव होगा उतना कौशल में निखार आएगा, इस विश्वास को लेकर के चलता है। या पढ़कर परीक्षा पास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर इसमें शिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा संचालित होते हैं। क्या कहेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। लर्नर्स लर्न थ्रू वर्क एंड एक्सपीरियंस, the more experience the more skill will improve. The main objective is to study and pass the examination. In this the teaching program is conducted बाय ऑनलाइन एजुकेशन। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है। डी स्टेटमेंट आपके लिए, डी कोड जो है वो आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो डी स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल चौथा जो है वो ही आपका करेक्ट है। डी स्टेटमेंट क्या है यहां पे मैंने दे दिया है आपको, जल्दी से बताइए। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम आपने पढ़ा था, प्राच्यवादी अधिगम, आपके परंपरागत अधिगम, गैर परंपरागत अधिगम, ये कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा है, समझा है तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर कर पाएंगे। जल्दी से बताइए, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम क्या कहता है, प्राच्य ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम क्या कहता है, किस बात में विश्वास रखता है, ए, बी, सी या फिर डी। क्या करेक्ट होना चाहिए। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम विशेषकर वोकेशनल, व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस कर रहा है। क्या था प्राच्य अधिगम कार्यक्रम, जिसमें आप पूर्वी कह सकते हैं पूर्वी देशों की संस्कृति का अध्ययन, वहां की भाषाओं का अध्ययन, वहां के समाज का अध्ययन आप इसमें करते हैं, जिसमें मध्य एशिया की स्टडी आ गई आपकी, और अरबियन कंट्री जितनी भी है, अरब के जो देश हैं उनकी स्टडी आ जाती है, चीनी भाषा का अध्ययन आ गया, यहाँ पे संस्कृति सभ्यता का अध्ययन आ गया। ये सारी चीज ओरिएंटल स्टडीज में किया जाता है। और विशेषकर ये आप जब भारत के संबंध में बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसे विकसित हुई, वहां पे आपके जो तक्षशिला विद्यालय थे, ठीक है, आपके नालंदा तक्षशिला विद्यालय, वैदिक शिक्षा के स्वरूप, ये सारी चीजों को आप ओरिएंटल स्टडीज में पढ़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या करेक्ट है, कार्य और अनुभव के माध्यम से शिक्षार्थी इसमें सीखते हैं, यानी स्वयं से करके बच्चे इसमें सीखते हैं। जितना अनुभव उन्हें कार्य का होगा उतना ही उनका कौशल जो है वो विकसित होगा, ठीक है। तो ये 2 मुख्य अवधारणा कॉन्सेप्ट को लेकर के ओरिएंटल लर्निंग जो है वो चलती है। पढ़कर परीक्षा पास करना मुख्य उद्देश्य होता है, ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। कौन से में आएगा ये मैं अभी नहीं बता रही हूं, क्योंकि इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आप आगे भी करेंगे तो वहां पर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। इसमें शिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन शिक्षा द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है।
आप क्या कहेंगे? पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है इस प्रश्न के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी विकल्प कहा है कि बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण समस्याओं के विभिन्न स्तरों को सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। कौन से स्तर पर? शिक्षण समस्या के विभिन्न स्तरों में सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। इन डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप, समस्या समाधान की योग्यता कौन से स्तर में विकसित होती है? मेमोरी यानी स्मृति स्तर में, अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध या समझ के स्तर में, रिफ्लेक्टिव या फिर चिंतनशील स्तर में, या फिर उपरोक्त सभी में समस्या समाधान की योग्यता आपकी मौजूद होती है। ये प्रश्न आपका लेवल ऑफ टीचिंग से है, शिक्षण के स्तर से है। अगर आपको ध्यान होगा शिक्षण के स्तर हमने कैसे पढ़े थे, कौन कौन से स्तर थे और किसकी क्या विशेषता होती है कौन से स्तर की, तो आप इस किस्म के प्रश्न का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। पूछा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी किस में विकसित होती है? क्या करेक्ट आंसर है? जब आप लेवल ऑफ टीचिंग में हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेंगे। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। इस लेवल पर पहुंच करके आप समस्या समाधान की योग्यता आपके अंदर विकसित होगी, समीक्षा करने की योग्यता आपके अंदर विकसित होगी, तर्क वितर्क करने की आपके अंदर योग्यता विकसित होगी। ये सारी ही योग्यता, निष्कर्ष निकाल सकने की योग्यता आपके अंदर विकसित होगी। ये सभी योग्यता आपके रिफ्लेक्टिव लेवल के अंतर्गत आ जाएगी। कौन कौन से तीन लेवल है? हमने, आपको ध्यान हो तो हमने कुछ इस तरीके के ग्राफ से इसको समझने की कोशिश की थी, बात किया था। जो निम्नतम स्तर है वो कौन सा है? मेमोरी लेवल, जिसको कि आप स्मृति स्तर भी हिंदी में कहते हैं। उसके बाद जब हम दूसरे स्तर पर गए थे तो ये कौन सा लेवल था? ये था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि आपका बोध का स्तर था। तीसरा लेवल कौन सा था? आपका तीसरा लेवल था रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? चिंतनशील स्तर भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये भी ध्यान में रखना है हमें इस स्टेज तक जाना है तो पहले हमने ये पड़ाव पार करना होगा, फिर ये पड़ाव पार करना होगा, तब हम इस स्टेज पर पहुंच पाएंगे। यानी कि विकास कैसे हो रहा है? नीचे से ऊपर की स्तर पे हो रहा है। मेमोरी लेवल रट करके ज्ञान अर्जित करना, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो समझ करके ज्ञान अर्जित करना, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसमें आपके ज्ञान का पूर्णतः विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। कौन सा ऐसा लेवल है जो कि हर जानवर में भी मौजूद होता है? अगर ये प्रश्न आता है तो आप क्या कहेंगे? मेमोरी लेवल जानवरों में भी मौजूद होता है। आप रट करके जो है वो जानवरों को भी अधिगम करवा सकते हैं। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट नए पता चले तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या था सी के संबंध में? आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित एजेंसी भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम को नियंत्रित और मॉनिटरिंग करती है। यानी कि बात की गई है कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि स्पेशल एजुकेशन को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। भारत के संबंध में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। कौन सा ऐसा विभाग है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर? पूछा गया है स्पेशल एजुकेशन जो है वो कौन सा विभाग देख रहा है, कौन सा मंत्रालय देख रहा है? विशेष बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा, ये दायित्व किसको सौंपा गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। जितने भी बच्चों ने कहा है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या दायित्व है इसका? विशिष्ट बालकों की शिक्षा की देख रेख करने का काम आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा से। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान में रखना है, ज्यादातर क्वेश्चंस PYQs हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट इस प्रश्न के संबंध में करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अब आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा को मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन को में हस्ताक्षर किया हुआ है? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। अभी आपने एक पूर्व प्रश्न किया था इससे पहले, वहां पर आपको ज्ञात हुआ था कि कौन सी ऐसी संस्था थी जो कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के देखरेख का काम जो है करती है, वहां आपको ज्ञात हुआ था। और आपने जब आपने हायर एजुकेशन की क्लास पढ़ी थी तो आपको यह भी पता है शिक्षक शिक्षा का दायित्व कौन सी संस्था पर है। अब थोड़ा सा तर्क लगाइए, वितर्क कीजिए, दिमाग को लगाइए, कौन सी संस्था हो सकती है? ये प्रश्न पिछले ही क्वेश्चन में आपने कवर किया है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित कौन सी संस्था थी? दिमाग लगाइए। पूछा गया है कि किसने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया होगा? स्वाभाविक है, जो विशेष शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हुई संस्था है और जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्था है, वो उन्होंने ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया होगा। तो आप क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? क्या आंसर होना चाहिए? एक तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ है हायर एजुकेशन की, इसलिए कहती हूं थ्योरी क्लास को अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, जिन्होंने भी कहा है डी स्टेटमेंट RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दोनों जो विकल्प हैं ये इस प्रश्न के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, व्याख्या यहां पर दी हुई है। बताया गया है NCTE साइंड MOU with NAAC for acceleration of teacher education institute of India। क्या कहा गया है? NCTE ने भारत में शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए NAAC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है, पर व्याख्या यहां पर कह रही है कि NAAC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है, लेकिन हम यहां पर करेक्ट आंसर के तौर पर यही कहेंगे कि आपका डी स्टेटमेंट जो है वो इस संबंध में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन या फिर स्पेशल सेकेंडरी एकेडमिक प्रोग्राम। क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट आंसर है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? जल्दी से बताइए। SSA सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA क्या उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए काम कर रहा है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? क्या करेक्ट होना चाहिए इसका उत्तर? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या कह लीजिए प्राइमरी एजुकेशन, एक ही चीज है। ठीक है, ये आपके एक ही विकल्प हो गए लगभग। तो जिन्होंने भी कहा है आपका ए या फिर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान को हम देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
ये जो प्रोग्राम है आपका वो भारतीय प्रधानमंत्री, जो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको प्रारंभ किया और इसका एम क्या था, जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उन्हें 2010 तक पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी शिक्षा जो है वो दी जाए और बाद में इस प्रोग्राम को, एसएसए को आगे अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये है आपका सर्व शिक्षा अभियान। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक वास्तव में कभी नहीं सिखा सकता जब तक कि वह कभी भी खुद नहीं सीख रहा है। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी जला नहीं सकता जब तक कि वह अपनी लौ को जलाना जारी रखता है। अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। A lamp can never light another lamp unless it continue to burn its own flame. Who pronounced, यानी किसका ये कथन है, जल्दी से बताइए किसका कथन है। विकल्प आपके सामने दिए हैं, गांधी जी, अरविंदो जी, टैगोर जी या फिर विवेकानंद जी। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। जितने भी बच्चों ने बोला है टैगोर करेक्ट आंसर है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है इस प्रश्न के संबंध में। ठीक है, जिन्होंने भी कहा टैगोर करेक्ट आंसर है, ये कथन किसका है? अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। एक शिक्षक तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वो स्वयं सीखता ना हो। ठीक है, और साथ ही कहा गया है एक दीपक तब तक स्वयं को नहीं जला सकता, लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प, एक लैंप दूसरे लैंप को नहीं जला सकता जब तक कि वो अपनी आग में स्वयं नहीं जलता है। ठीक है, तो किसका कथन है? टैगोर का कथन है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, निम्न को सही तरीके से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहां पर आपके कोड दिए हुए हैं, इन कोड के आधार पर आपने सही उत्तर का यहां पे बताना है। ठीक है, करेक्ट क्या है? स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स, यानी जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए किस तरीके के टीचिंग प्रोग्राम है, जो बच्चे नहीं सुन पाते उनके लिए किस तरीके के टीचिंग प्रोग्राम है, या जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, मानसिक रूप से अक्षिप्त हैं, उनके लिए कौन से टीचिंग प्रोग्राम होंगे, जो बच्चे सुन भी नहीं पा रहे हैं और ना ही ना सुन पा रहे हैं ना बोल पाते हैं, उनके लिए कौन से प्रोग्राम होते हैं, और आपका लिप रीडिंग जो है वो इधर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लिप रीडिंग जो है वो इस साइड आ जाएगा। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट होगा, किसको आप किससे मिलान करेंगे, ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट विकल्प आपने देखना है, उस आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। हाँ जी, मिलान करें। स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स, यानी जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अधिगम करते हैं। स्कूल फॉर द डफ, जो सुन नहीं पा रहे हैं वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। स्कूल फॉर द मेंटली रिटार्डेड, उनके लिए क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जो डफ एंड डम है उनके लिए ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज दोनों ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा है कि ए का मिलान आपने सेकंड से किया, ए का मिलान आपने सेकंड से किया, और उसके बाद आपने बी का मिलान आपने किया फर्स्ट से, सेकंड फर्स्ट फोर्थ, आपका सी स्टेटमेंट जो है इस संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहां पे देख लेते हैं, सामने लिखा हुआ है स्कूल फॉर ब्लाइंड ब्रेल लैंग्वेज, डफ के लिए साइन लैंग्वेज, मेंटली रिटार्डेड्स के लिए इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, डफ एंड डम के लिए ब्रेल और साइन लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिक जो कि शिक्षा में अनुसंधान परियोजनाओं को प्रयोजित करता है, ये किसकी एक इकाई है? एरिक जो है वो किसकी एक इकाई है? एनसीटीई की,
या फिर एनसीईआरटी की, या फिर यूजीसी की, या फिर एनयूईपीए की? क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर आपने बताना है। एरिक के संबंध में क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, एरिक किसका शिक्षा में अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित करता है? किसके द्वारा स्थापित है? एनसीईआरटी के अंदर इस परियोजना को स्थापित किया गया है, इस समिति को स्थापित किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी स्टेटमेंट है। सभी ने जिन्होंने कहा बी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर करेक्ट हो गया है। व्याख्या हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी एक स्थायी समिति जिसे शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति एरिक कहा जाता है, स्कूल और शिक्षक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। एरिक किसके फील्ड में काम कर रही है? स्कूल एजुकेशन और टीचर्स एजुकेशन के संबंध में वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। एनसीईआरटी के अंतर्गत ये आपका मौजूद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूछा गया है, माध्यमिक स्तर में शिक्षक शिक्षा के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कहां, कौन करता है माध्यमिक स्तर पर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रिफ्रेशर पाठ्यक्रम? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? माध्यमिक सेकेंडरी लेवल पर आपके टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए रिफ्रेशर कोर्स का संचालन कौन सा संस्थान कर रहा है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन? क्या करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। जितने भी बच्चों ने बोला है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि ए विकल्प आपका करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, इस प्रश्न के संदर्भ में आपका ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, या जिन्हें ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम भी कहते हैं, उससे। ठीक है, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम यदि शब्द का इस्तेमाल होता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम या कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल एक ही बात है। श्यामपट्ट और चौक के माध्यम से पढ़ाया जाता है इसमें, या फिर इसमें शिक्षण प्रणाली को पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि के रूप में देखा जा सकता है, या पढ़कर परीक्षा पास करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें प्राच्य अधिगम कार्यक्रम की तुलना में रोजगार प्राप्ति में थोड़ा कम समय लगता है। क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? कोड आपको दिए गए हैं, डी विकल्प यहां पे मैं लिख दे रही हूं। डी स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल चौथा सही है। ठीक है, डी स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल चौथा जो है वो सही है। क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। अब देखिए, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम या ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या कहते हैं? परंपरागत शिक्षण की बात करते हैं। परंपरागत शिक्षण में क्या किया जाता है? शिक्षक जो है वो प्रभुत्व की स्थिति में होता है, जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है, बच्चे चुपचाप से उसे नोट डाउन कर लेते हैं, यही है। और परीक्षा पास करना यहाँ पर मेन उद्देश्य रहता है। परीक्षा की भागदौड़ में ही सब लगे रहते हैं, किसी तरह से एग्जाम पास हो जाए, अच्छे ग्रेड्स आ जाए, यही इसका एक उद्देश्य रहता है। तो हम क्या कहेंगे? श्यामपट्ट और चौक के माध्यम से इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें शिक्षण प्रणाली में पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि के रूप में देखा जा सकता है? नहीं। पढ़कर परीक्षा पास करना मुख्य उद्देश्य होता है? बिल्कुल करेक्ट है। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम की तुलना में रोजगार प्राप्ति में कम समय लगता है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्राच्य अधिगम क्योंकि पर्टिकुलरली किसी कौशल का ज्ञान जो है वो बच्चे को देते हैं, इसलिए उनमें आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम समय लगता है क्योंकि बच्चा पढ़ाई जो है वो बहुत लंबे समय तक करता रहता है। तो आप क्या कहेंगे?
पहला, दूसरा और चौथा पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर आपका डी विकल्प जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप पहला और तीसरा स्टेटमेंट को ही यहां पर करेक्ट बताएंगे। ठीक है, अब वैसे इसमें शामिल होना चाहिए डी भी। ठीक है, वैसे इसमें आपका फोर्थ भी शामिल होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट क्या है। हाँ जी, करेक्ट आंसर देख लीजिए, लेकिन कौन सा भी शामिल होगा, ये रोजगार वाला। कम समय लगता है प्राच्य अधिगम की तुलना में इसमें रोजगार प्राप्ति में। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट भी आपका इसके लिए करेक्ट होगा अगर विकल्प आता है तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम यानी नॉन कन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। इसमें शिक्षण प्रणाली को पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि के रूप में देखा जा सकता है। इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। शामपट और चौक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये रोजगार परक शिक्षा नहीं है। क्या कहेंगे, कौन सा कोड सही है। यहां पर भी आपको चौथा जो विकल्प दिया गया है डी स्टेटमेंट, वो फिर से यही कह रहा है कि केवल चौथा जो है वो सही है। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट होगा। यहां पे नॉन कन्वेंशनल के बारे में पूछा गया है। नॉन कन्वेंशनल के संदर्भ में, गैर पारंपरिक के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्या कहेंगे आप, जल्दी से बताइए क्या है नॉन कन्वेंशनल। इसमें शिक्षण प्रणाली को पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिया जाता है, करेक्ट है या फिर नहीं है। अब ऑनलाइन मोड के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा जो है यहां पर नहीं है, तो हम इसके लिए जो है एक बार देखते हैं। शामपट और चौक के माध्यम से पढ़ाना, ये तो इसमें शामिल नहीं है। रोजगार परक शिक्षा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ए और जो बी स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आपकी जो नॉन कन्वेंशनल होती है, आपकी ओरिएंटल प्रोग्राम की तुलना में उसमें भी थोड़ा कम समय लगता है, कि ओरिएंटल प्रोग्राम पर्टिकुलरली व्यावसायिक शिक्षा के लिए ही होते हैं। कोई कौशल सिखाया जाए, तुरंत रोजगार आपको मिल जाए। लेकिन आपके जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है, उनमें थोड़ा सा उसकी तुलना में ज्यादा समय लगता है रोजगार प्राप्ति में। तो आपके नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिक्षा भी आ जाती है। रोजगार परक शिक्षा भी हो सकती है, या फिर आपकी रोजगार परक नहीं भी है तो आपकी अगर पत्राचार या मुक्त शिक्षा के संबंध में भी ऑनलाइन मोड से वो पढ़ा रहे हैं तो वो भी शामिल हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है। यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग की, तो क्या तात्पर्य है उसका। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स बच्चे द्वारा पसंद की गई शिक्षा, शिक्षा बच्चों और शिक्षकों दोनों को पसंद हो, शिक्षा बच्चों की जरूरतों और आकांक्षा के अनुरूप हो, शिक्षा उन्हें सार्थक और वांछनीय माना जाता है जिसके पास अपने विकास के लिए चिंता है। क्या कहेंगे आप, कौन से स्वरूप की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगी। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बोला है शिक्षा बच्चों की जरूरतें और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप होगी, सभी का स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऐसी शिक्षा जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, वो शिक्षा आपकी बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप होगा। तो जिन्होंने भी कहा है सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शुड हैव द नेचर ऑफ सोशल। मूल्य आधारित शिक्षा में सामाजिक मूल्यों की प्रकृति होनी चाहिए। कैसी, तार्किक, प्रतीकात्मक, भावुक या फिर भौतिकतावादी। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या करेक्ट होगा। जिन्होंने भी कहा है तार्किक यानी कि लॉजिकल होनी चाहिए, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, जिन्होंने इस ए स्टेटमेंट को करेक्ट बताया है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस आयोग ने पहले प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण किया था? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, कौन सा आयोग था? हंटर, मुदालियर, कोठारी या फिर सैडलर कमीशन? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने सबसे पहले आपकी प्राइमरी एजुकेशन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किया था? क्या करेक्ट होगा? जितने भी बच्चों ने बोला है हंटर कमीशन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ए विकल्प आपका बिल्कुल स्टेटमेंट के संबंध में करेक्ट आंसर है। बात की गई थी प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण की, ठीक है। तो हंटर कमीशन ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोठारी आयोग द्वारा भाषा के संदर्भ में सुझाई गई नीति कौन सी थी? कौन सी नीति दी थी? त्रिभाषा सूत्र दिया था, द्विभाषा सूत्र दिया था, या हिंदी को अपनाने की बात कही थी, या फिर मातृभाषा को अपनाने की बात कही थी? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? बात की गई है कोठारी आयोग द्वारा भाषा के संदर्भ में सुझाई गई नीति, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? जितने भी बच्चों ने कहा है कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया था, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। इस त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया था, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 15 प्रश्न अभी तक हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद है इन 15 के 15 प्रश्नों में से आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अगले पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने सीखने के सिद्धांत के लिए अपने अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन अ नोबेल प्राइज फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन लर्निंग थ्योरीज? जिसने अधिगम के सिद्धांत दिए थे और उन अधिगम के सिद्धांतों में अग्रणी भूमिका के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। आर.एम. गियाने, जे.एस. बर्नर या लेव व्योडगास्की या फिर इवान पावलोव? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? ए, बी, सी या फिर डी? जिन्होंने भी कहा है पावलोव, इवान पावलोव जो है करेक्ट आंसर है, सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। डी स्टेटमेंट आपकी इस संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है? ऐसा एजेंट जिससे समाज में बेहतर सोशल चेंज आता है। शक्ति, शिक्षा, धन या विपत्ति? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज? पावर, एजुकेशन, मनी या फिर क्लैमिटी? क्या कहेंगे, क्या सही है? ए, बी, सी या फिर डी? सोशल चेंज के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, करेक्ट क्या होगा? शक्ति, शिक्षा, धन, विपत्ति? क्या है सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट करेक्ट कहा है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन पूछा गया, समेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? त्रिमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या फिर मिड टर्म टेस्ट? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट होगा? समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये टर्म्स आपने पढ़े हुए हैं। सतत और व्यापक परीक्षण,
हाँ जी, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। तो क्या है समेटिव इवैल्यूएशन? जब आप पाठ पढ़ा लेते हैं उसके बाद अंत में आप करते हैं तो आप क्या कहेंगे? वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जामिनेशन आपके समेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण होगा। सी स्टेटमेंट आपकी इस संबंध में करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वेब 2 प्रौद्योगिकी जो कई ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रही है वो कौन सी है दिए गए विकल्प में? यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया या फिर ऊपर दिए गए विकल्पों में से सभी। क्या है वेब 2 प्रौद्योगिकी? ऐसी प्रौद्योगिकी जो आपके आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ये आपकी वेब 2 प्रौद्योगिकी में आती है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसके संबंध में? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया या फिर उपरोक्त सभी। जिन्होंने भी कहा है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, सभी का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया है। डी स्टेटमेंट आपका इस संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। बी विकल्प आपका करेक्ट है। वेब 2 प्रौद्योगिकी के संबंध में कुछ व्याख्या यहां दी गई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। वेब 2 शब्द सामान्यतः ऐसे वेब प्रोग्राम एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त होता है जो कि पारस्परिक क्रियात्मक जानकारी बांटने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने, क्या कह रहा है? जानकारी बांटने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने और उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। और वेब 2 के उदाहरण में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? वो सभी वेब आधारित कम्युनिटी या समुदाय या फिर होस्ट सर्वर, वेब प्रोग्राम, सोशल नेटवर्किंग की सारी साइट्स, वीडियो शेयरिंग साइट्स, विकी, ब्लॉग, मैशअप, 2 या 2 से अधिक स्रोतों से जानकारी एकत्र करके बनाया गया कोई भी वेब पेज या फिर टैगिंग जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। ये आपको वेब 2 टेक्नोलॉजी क्या है ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है एनसीटीई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन। एनसीटीई का गठन संसद के किस एक्ट के तहत जो है किया गया था, ये यहां पर पूछा गया है। एनसीटीई का गठन जो है संसद के किस एक्ट के तहत किया गया था? जल्दी से बताइए। एनसीटीई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एनसीटी की स्थापना कब की गई थी, ये यहां पे पूछा गया है। संसद के एक अधिनियम के तहत एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी एनसीटीई की स्थापना? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1995 में। ठीक है, जिन्होंने भी कहा 1995 करेक्ट आंसर है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या काम कर रहा है एनसीटीई? शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड शिक्षण संस्थान है, उन सभी की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने का काम कर रहा है। वो सभी शिक्षक शिक्षा से संबंधित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर निगरानी रखने का भी काम कर रहा है। उनके लिए मानकों के निर्धारण का भी काम कर रहा है। उन सभी संस्थानों को मान्यता देने का काम भी आपका एनसीटीई कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एनसीटीई शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है। स्थापना कब हुई? 1995 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया है नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसे हम कह सकते कौन है? डीएस कोठारी या अमर्त्य सेन या फिर सैम पेत्रोदा या फिर अजीम प्रेम जी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जिसे आप क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम भी है, उन्हीं अध्यक्ष के नाम पर इसका वो दूसरा नाम पढ़ा हुआ है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर है? जिन्होंने भी कहा है सैम पेत्रोदा, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सैम पेत्रोदा आयोग भी कहते हैं, तो सैम पेत्रोदा जो है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी सी स्टेटमेंट करेक्ट बताई है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम शब्द की सही परिभाषा आपको यहां पर बतानी है, ठीक है। तो बोला गया है एक शैक्षिक संस्थान द्वारा पेशकश किए गए अध्ययन के विषय, शिक्षा के स्तर के लिए आहारता प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाने वाला सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम। अगला कहता है निर्धारित लक्ष्यों को साकार करने के लिए शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण शिक्षा और अन्य अनुभवों को व्यवस्थित करना, या विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम प्लस व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। क्या कहेंगे, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? देख लीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में भी देख लीजिए प्रश्न को, क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? क्या कहेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू रियलाइज सेट गोल। ठीक है, जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी निर्धारित लक्ष्यों को साकार करने के लिए शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण शिक्षा और अन्य अनुभवों को व्यवस्थित करना। सी स्टेटमेंट आपकी इस प्रश्न के संबंध में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? मैकाले के विवरण पत्र ने, वुड के घोषणा पत्र ने, हंटर आयोग ने, या फिर सैडलर कमीशन ने? क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा इस प्रश्न के संबंध में, ए बी सी या फिर डी? क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? किसने की थी? क्या करेक्ट आंसर होगा? सबसे पहले आपके वुड के घोषणा पत्र ने, यानी वुड डिस्पैच ने सबसे पहले भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बचपन बनाम भूमिका भ्रम कौन सी अवस्था की एक विशेषता है? बचपन बनाम भूमिका भ्रम, पहचान बनाम भूमिका भ्रम कौन सी अवस्था की विशेषता है? बचपन के चरण की, किशोरावस्था के चरण की, शिशु अवस्था के चरण की, या फिर बचपन की अवस्था की? आपके ए और डी स्टेटमेंट जो है उसमें थोड़ा अंग्रेजी हिंदी के पर्याय में डिफरेंस आ गया है। ए है चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बचपन की अवस्था की, और डी है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यानी बचपन से भी प्रारंभिक अवस्था की। ये यहां पे कहा गया है। क्या करेक्ट आंसर होगा? जिन्होंने भी कहा है किशोरावस्था का चरण, ये पहचान बनाम भूमिका भ्रम, इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी की तलाश करते हैं, अपनी पहचान की तलाश में उधेड़-बुन में रहते हैं। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम जो है वो आपका किशोरावस्था के चरण की विशेषता है। ठीक है, बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इस संबंध में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। किसको बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था? टीचर्स एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को, या फिर हायर एजुकेशन को? जल्दी से बताइए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम किसको बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था? शिक्षक शिक्षा को, या प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, या फिर उच्च शिक्षा को? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम दूसरी एजुकेशन पॉलिसी के बाद आपका ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम जो है वो आया। इसके तहत एक क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से अधिगम कर सके। शिक्षण सहायक सामग्रियों की भूमिका को बढ़ाया गया कक्षा के अंदर। तो ये प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, जिन्होंने भी कहा ए स्टेटमेंट करेक्ट, बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नवोदय विद्यालय के मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है किसको? नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य किसको शिक्षा देना का है? ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को, शहरी छात्रों को, केवल छात्रों को, या फिर ग्रामीण छात्रों को?
क्या है? नवोदय विद्यालय आपने थ्योरी क्लासेस में कर लिए हैं। नवोदय विद्यालय का गठन विशेषकर किनके लिए किया गया है? जल्दी से बताइए। जितने भी ग्रामीण इलाकों में प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं, चाहे उनके माता पिता की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी ही क्यों ना हो, उनको मदद करने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आपके नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो आप क्या कहेंगे? ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न के संबंध में। आंसर स्क्रीन पर है आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया है महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की गई पहली समिति कौन सी थी? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, श्री श्री प्रकाशा कमेटी या फिर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी? क्या करेक्ट होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही क्या है? जिन्होंने भी कहा डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, कौन सी कमेटी? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी थी, जो कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले महिला शिक्षा से संबंधित यह समिति गठित की गई थी। डी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम रचनात्मक मूल्यांकन का मामला है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आएगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद हम विकल्प पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का संचालन करना, संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन पाठ्यक्रम के बीच में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के विचारों को एकत्र करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना, या छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना। क्या करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए, क्या करेक्ट होगा? क्या क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? जब पढ़ाते हुए बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम के मूल्यांकन पाठ्यक्रम के बीच में छात्रों का भी हो रहा है, शिक्षकों का भी हो रहा है और अभिभावकों का भी हो रहा है। जब स्टूडेंट का इवैल्यूएशन होता है तो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन केवल स्टूडेंट का नहीं होता, बल्कि उसके साथ टीचर का भी इवैल्यूएशन होता है कि टीचर ने कैसी टीचिंग की। ठीक है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो शिक्षक की परफॉर्मेंस भी दिखा देती है, और साथ ही अभिभावकों के इसमें विचार एकत्रित किए जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी प्रदान की जाती है। तो सी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है आपके इस प्रश्न के संबंध में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंसर देख लीजिए स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक बच्चा जो डॉग को गॉड के रूप में पढ़ता है वह सीखने की विकलांगता की किस श्रेणी में आता है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया या फिर डिस्प्लासिया? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या है? एक रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। ठीक है, डॉग को गॉड पढ़ना यानी अक्षर जो है वो उन्हें पजल होते हुए नजर आ रहे हैं। डिसलेक्सिया जो है वो करेक्ट आंसर है। इस ए स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, अधिगम से संबंधित विकार है, जिसके अंदर शामिल होता है कि वो बच्चे को पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आएगी। क्यों पढ़ने में समस्या आएगी? क्योंकि उसको स्पीच साउंड और लर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर एंड वर्ड, उसको ये समस्या नहीं आती, उसको ठीक से डिकोड करना, समझना या व्याख्या करना नहीं आता है, और उसको शब्दों को पहचानने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य कौन सा है? शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य यानी ऐसा उद्देश्य जो हमेशा मौजूद रहता है शिक्षा के लिए, क्या है? लिबरेशन, उदारीकरण, संपूर्ण विकास, चरित्र या फिर वोकेशन या व्यवसायिक शिक्षा हम कह सकते हैं, व्यवसायिक प्राप्त होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य कौन सा है?
जिन्होंने भी कहा है टोटल डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास, सभी का उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, संपूर्ण विकास इसका करेक्ट आंसर है। आंसर देख लीजिए स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य फोकस है क्या। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए, यानी एजुकेशनल सुपरविजन की बात हुई है, प्रशासन पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर, शैक्षिक सेवाओं पर, या फिर अनुशासन सुनिश्चित करने पर। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी। आप ही सोचिए, अपने आप को लगा के देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल सुपरविजन करने के लिए गए हैं, वहां पर आप क्या देखेंगे, मैनेजमेंट कैसा है, कैसे डिसीजन मेकिंग वो करते हैं, या फिर किस तरीके की शैक्षिक सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं, या फिर अनुशासन में बच्चे हैं या नहीं, क्या देखेंगे आप सबसे पहले। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, शैक्षिक सेवाएं समुचित उपलब्ध हो रही हैं या नहीं, शिक्षक मौजूद हैं या नहीं, शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें चाहिए होती है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सारी चीजें मौजूद है या नहीं, और अच्छी शिक्षण अधिगम के लिए अच्छी सी व्यवस्था है या नहीं, ठीक से टीचिंग हो रही है या नहीं, बच्चे ठीक से लर्न कर पा रहे हैं या नहीं, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। सी स्टेटमेंट आपने कहा करेक्ट है, तो सब चीज इसका आंसर जो है, अगर आपने सी कहा है तो करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महिलाओं के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए संविधान में कौन सा प्रावधान किया गया है। महिलाओं के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन सा प्रावधान संविधान में किया गया है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 16(1 and 2) या फिर उपरोक्त सभी। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट आंसर है। कोड दिया हुआ है यहां पर, इस कोड में से आपने उत्तर करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं ये सभी महिलाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित है। याद रखना है, आर्टिकल 45, 15(3), 16(1 and 2) ये तीनों के तीनों आपके महिलाओं की शैक्षिक समानता, महिलाओं की शिक्षा के अवसरों की समानता की बात करते हैं। तो आप कहेंगे डी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके इस प्रश्न के संबंध में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेशल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अमंग। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए विशेष स्कूलों की आवश्यकता होती है। किनके लिए विशेष स्पेशल स्कूल्स किनके लिए खोले जाते हैं, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए, बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए, या फिर SC ST छात्रों के लिए। किनके लिए आपके शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए विशेष स्कूल खोले गए हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी। स्पेशल स्कूल किनके लिए खोले जाते हैं, क्या करेक्ट होगा, किनके लिए खोले जाते हैं, जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं। ठीक है, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स जो है वो ओपन किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, सी स्टेटमेंट आपकी इस प्रश्न के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत के औपचारिक परिचालन चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है। आपने थ्योरी क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, बच्चे अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करके सीखते हैं, बच्चे परिकल्पना तैयार करते हैं, अपने अनुभव में उनका परीक्षण करना शुरू करते हैं, वे समस्याओं को हल करने के लिए परीक्षण और त्रुटि विधि का इस्तेमाल करते हैं, वे विश्लेषण, संश्लेषण और सामान्यीकरण करने की क्षमता विकसित करते हैं। क्या कहेंगे आप, कौन सा सही नहीं है पियाजे के सिद्धांत के संबंध में, क्या करेक्ट होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने छांटनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने यहां पर छांटनी है। जितने भी बच्चों ने बोला है कि भाई सी स्टेटमेंट परीक्षण और त्रुटि विधि का पालन करते हैं, ये करेक्ट नहीं है पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में, क्योंकि पियाजे इस बात में विश्वास रखता ही नहीं था। वो कहता था बच्चे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो सीखता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा, क्योंकि नाम ही है ना संज्ञानात्मक विकास का, तो वो क्या कह रहा है, दिमाग से सीखता है बच्चा अपना।
जैसे जैसे एज बढ़ती है, दिमाग विकसित होता जाता है, उसके हिसाब से बच्चा सीखता है, वो इस विश्वास इसमें बिलीव ही नहीं रखता था। तो सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से स्कूल के पाठ्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए किसके अनुसार? विद्यार्थियों के लक्ष्य, उद्देश्य और हित के रूप में, या फिर विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों के अनुसार, या कॉलेज प्रवेश की आवश्यकता के अनुसार, या फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण और रुचि के अनुसार। क्या कहेंगे? स्कूल के पाठ्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए किसके अनुसार? ए, बी, सी या फिर डी स्टेटमेंट। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? स्कूल के पाठ्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए किसके अनुसार? विद्यार्थियों के लक्ष्य, उद्देश्य, हित और रुचि के अनुसार, या विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों के अनुसार, या कॉलेज में प्रवेश की आवश्यकता के अनुसार, या फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण और रुचि के अनुसार। क्या करेक्ट होगा? ए स्टेटमेंट। क्या फोकस करेंगे? बच्चों के लक्ष्य, उद्देश्य और उनके हित और इंटरेस्ट को हम यहां पर देखेंगे। हर अप्रोच स्कूल में या फिर कॉलेज में यदि कोई भी अपनाई जाएगी तो उसमें फोकस में, उसके केंद्र में कौन रहेगा? शिक्षार्थी केंद्र में रहेगा, और यही बेहतरीन व्यवस्था भी है। ठीक है, ए स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सह पाठ्यक्रम गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सह पाठ्यक्रम गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के विकास को सुगम बनाना, या फिर एक प्रगतिशील स्कूल प्रदान करना, या विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने से रोकना, या फिर समुदाय की मांग को पूरा करना। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, इनका उद्देश्य क्या होता है? क्या विकसित होगा इससे? विद्यार्थियों के विकास को सुगम बनाना, प्रगतिशील स्कूल खोलना, स्कूल छोड़ने से रोकना, समुदाय की मांग को पूरा करना। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? ऑब्वियसली बच्चों के विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है आपके को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो स्कूल में या किसी भी शिक्षण संस्थान में स्टार्ट किए जाते हैं। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्कूल के लिए मिड डे मील का जो कार्यक्रम है, मध्याह्न भोजन योजना है, वो किसकी पहल है? किस क्षेत्र में ये पहल को दे रही है, यानी किसके लिए बनाई गई है? क्या विकसित करना चाह रहे हैं? नामांकन बढ़ाना चाह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में, या समुदाय में शामिल करना चाह रहे हैं, समुदाय को उसमें शामिल करना चाह रहे हैं, या शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए बनाया गया है, या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए? क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? ए, बी, सी या फिर डी? मिड डे मील का जो प्रोग्राम है, आप देखते हैं बच्चों को लंच जो है वो स्कूल से ही प्रोवाइड होता है ना? तो किसके लिए ये स्कीम चलाई गई है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो हैं वो अपने आप को एनरोल कर सकें। ठीक है, उनको प्रॉपर भोजन मिलेगा, अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा, वो स्कूल आएंगे, क्योंकि मेन समस्या किसकी रहती है? रोटी कपड़ा मकान, ये मेन समस्या है। रोटी उनको उपलब्ध हो गई वहां से, तो एक कहीं ना कहीं उनकी बेसिक नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। तो कम से कम बच्चे इस वजह से कम स्कूल में नामांकन करवाए। तो ए स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है आपकी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई रणनीति है कौन सी? यूनिवर्सल नामांकन, यूनिवर्सल प्रतिधारण, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान, या फिर उपरोक्त सभी? कहा गया द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ स्कूलिंग, या ऑल ऑफ द अबव? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? पूछा गया है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई रणनीति कौन सी है? यूनिवर्सल नामांकन, सभी बच्चे एनरोल करवाएं, यूनिवर्सल प्रतिधारण, एनरोल कराएं तो वो बच्चे स्कूल में बने भी रहें, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान, यानी स्कूली शिक्षा का सभी के लिए प्रावधान होना चाहिए, सभी को मुहैया होनी चाहिए। क्या कहेंगे? तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो डी स्टेटमेंट आपकी इस संबंध में बिल्कुल करेक्ट हो गई। ठीक है, जिन्होंने भी कहा डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
एक शैक्षिक संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है किस पर? एक प्रधानाचार्य पर, प्रशासक पर, प्रत्येक शिक्षक पर, या फिर उपरोक्त सभी पर? एक शैक्षिक संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस पर है? एक शैक्षिक संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस पर है? प्रिंसिपल पर, प्रशासक पर, प्रत्येक शिक्षक पर, या फिर उपरोक्त सभी पर? क्या करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अब देखिए, जब अपनी अपनी ड्यूटीज तीनों ही फुलफिल करेंगे, यानी प्रधानाचार्य भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा, प्रशासक भी करेगा, प्रत्येक शिक्षक भी करेगा, तो कहीं ना कहीं एक बेटर व्यवस्था कायम हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? डी स्टेटमेंट इस संदर्भ में बिल्कुल करेक्ट है। यानी प्रिंसिपल ने अच्छा काम किया, अपना अपना काम जो जिनको निर्धारित किया गया था वो सभी ने अपना अपना काम किया, तो कहीं ना कहीं स्कूल का प्रबंधन जो है वो बेहतर होगा। तो जिन्होंने कहा डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उचित क्रम में व्यवस्थित करना है दिए गए विकल्पों को। परीक्षण मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां कौन सी हैं? परीक्षण वस्तुओं की तैयारी करना, परीक्षण की योजना बनाना, विश्वसनीय और वैधता का आंकलन करना, या फिर परीक्षण का प्रयास करना। क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट है? क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने योजना बनाने का काम किया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? आपने योजना बनाने का काम किया। योजना बनाने के बाद आप क्या करेंगे? आपने परीक्षण वस्तुओं को तैयार किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? थर्ड लेवल पर आपने परीक्षण का प्रयास किया, और अंत में जो परीक्षण कर लिया है उसकी विश्वसनीयता और वैधता का आप आंकलन करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? आपका बी पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा, और उसके बाद आपका डी आएगा, और उसके बाद आपका सी आएगा। तो जिन्होंने भी कहा है ए विकल्प करेक्ट स्टेटमेंट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। और इस सेशन में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 40 क्वेश्चंस अभी हमने इस सेशन में करे। बचे हुए जो क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में इसी रिवीजन सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी बच्चे जुड़े रहे सेशन में, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी बच्चों ने। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूं। कल फिर से आप लोगों से 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।